बिल्कुल जी, अमेरिका में पेश आए इस वाक़े पर हम बात करेंगे उन्हीं शख्सियत से जिनसे हमने बात की थी टेक्सास में जब ये स्कूल के अंदर वाक़या पेश आया था। मैं बात कर रही हूँ जो मोहम्मद आतिफ साहब की, सीनियर सहाफ़ी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। एक बार फिर से आज वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आतिफ, आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते तकरीबन आज से तकरीबन 7 रोज़ पहले हमने आपसे बात की थी टेक्सास वाक़ये के ऊपर। बात आपसे यही हुई थी कि जी गन वायलेंस जो है अमेरिका के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, रोकथाम के लिए क्या हो रहा है। मैं चाहूँगी इस पर आगे चल के हम बात करें, लेकिन आतिफ पहले इस वाक़ये के बारे में जो अभी तक डिटेल्स अमेरिका में आप जैसे सहाफ़ियों तक पहुँची हैं, कुछ मुस्तनद ख़बरें अगर आप हमें बता सकें, क्या मालूम हो पाया है अब तक? आई एम सॉरी, आप किस जो गुज़श्ता शब का वाक़या है नहीं, उसकी जी उसके जी बारे में बिल्कुल, मैं ओक्लाहोमा में जो वाक़या पेश आया है उसकी बात कर रही हूँ। जी, तो देखिए अभी तक तो मालूमात यही हैं कि हम्म। जिस शख्स को हमलावर के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है, पता ये चला है कि उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 बरस के दरमियान है। जी जी। ओक्लाहोमा पुलिस, आई एम सॉरी, तुल्सा पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये शख्स कौन है। उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं की जा सकी, उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल नहीं हो सकी। लेकिन जैसे कि आपने खबरों में देखा कि ये एक मेडिकल बिल्डिंग के अंदर ये शख्स गया और वहां जाके इसने 4 लोगों को, इसके पास 2 हथियार थे। एक इसके पास हैंड गन थी यानी पिस्टल था, और दूसरी इसके पास राइफल थी, जिससे इसने सही। फायरिंग करके 4 लोगों को हलाक कर दिया। और उसके बाद इसने अपने आप को भी गोली मार के खुदकुशी कर ली। तो अभी इससे ज्यादा इत्तलात इस वाक़े के बारे में दस्तयाब नहीं हो सकी हैं। ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं अमेरिका में गन वायलेंस से रिलेटेड जो वाक़यात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बेदरेग वाक़यात, अब अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, कि इस तरह के रोनमा हो रहे हैं विद इन वीक ही। अभी जैसे मैं बताई थी टेक्सास वाक़ये के बाद भी दर्जनों वाक़यात कहा जा रहा है कि इस तरह की फायरिंग के हो चुके हैं। क्या वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला जो मुल्क है अमेरिका, वो इस तरह की सूरत हाल पर काबू पाने में हमें बहुत ज़्यादा नाकाम होता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद कोई वाज़ेह हिकमत अमली भी सामने नहीं आ रही है हमारे पास? जी देखिए, ये सवालात हर जगह उठाए जा रहे हैं और इनकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि बहुत से वाक़यात 24 मई के बाद भी रिपोर्ट हो चुके हैं, और इनमें दर्जनों से 1 दर्जन से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। और जैसे आपने शुरू में बताया कि जो ज़ख्मियों का नंबर है वो अब 3-4 दर्जन पे जा चुका है। लेकिन इसमें जो चीज़ काबिले गौर है वो ये है कि जैसे मैंने पिछली जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी उसमें भी आपसे गुजारिश की थी कि यहाँ 2 साइड्स हैं इस वाक़े की, और उन दोनों साइड्स के अपने अपनी एक, ये कह लीजिए कि इस वाक़े के बारे में अपना एक इस मसले के बारे में उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। एक साइड वो है जो कहती है कि हथियारों पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए है। दूसरी साइड ये कहती है कि नहीं, हथियारों पर पाबंदी लगाना इस मसले का हल नहीं है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि डेमोक्रेट्स, सदर बाइडेन और उनकी जमात के ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये पाबंदियां लगनी चाहिए ताकि गन वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके। उसके जवाब में रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर नुमाइंदे जो कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी हैं, वो ये कहते हैं कि ये इसलिए हल नहीं है कि अमेरिका के और बहुत से शहर हैं जहां पर गन वायलेंस होती है। जैसे वो शिकागो का जिक्र करते हैं जहां पर गन वायलेंस बहुत ज़्यादा है। वहां वो ये बात करते हैं कि वहां पर जो रीजंस बाकी मुल्क में दी जाती हैं वो वहां लागू नहीं होती, क्योंकि वहां गैंग वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह जब हम गन लॉज की बात करते हैं या बंदूकों के जरिए हमलों की बात करते हैं, तो उसमें एक और एलिमेंट ये भी आता है कि जो गन्स खरीदी जाती हैं जिनके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता। तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूं कि मैरीलैंड, जो कि वॉशिंगटन से एक मुल्हिका रियासत है जिसके गवर्नर रिपब्लिकन हैं, डेमोक्रेट नहीं हैं, उनके गवर्नर ने ये कानून पास करवा दिया है कि इस रियासत में कोई भी शख्स बगैर सीरियल नंबर के गन नहीं रख सकता, जिनको गोस्ट गन्स कहा जाता है। तो ये एक
वो लोग जो समझते हैं कि इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, गन इंडस्ट्री को, और गन खरीदने के और हथियार रखने के जो कवानीन हैं उनको सख्त किया जाना चाहिए, वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है। इसी तरह मुख्तलिफ रियासतें जो अमेरिका में हैं वो अपने तौर पर तो इकदाम करती हैं, लेकिन जैसे मैंने लास्ट शो में भी आपको बताया था कि गन रखने का हक अमरीकी आइन में मौजूद है। अमरीकी आइन अपने शहरियों को यह हक देता है कि वो गन्स रख सकते हैं। इस पर डिबेट हो रही है कि किस किस्म की गन्स आम शहरियों के पास होनी चाहिए और किस उम्र के अफराद के पास गन्स रखने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये डिबेट भी हो रही है कि 18 साल की उम्र के बजाय 21 साल कम से कम उम्र की हद मुकर्रर कर दी जाए उन लोगों के लिए जो कि बाजार से जाकर असलहा खरीद सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अमेरिका में क्या डिबेट हो रही है ये तो आपने बताया, लेकिन एक और डिबेट भी हो रही है, यकीनन अमेरिका में भी हो रही होगी, दीगर ममालिक में भी जहाँ जहाँ ये खबरें पहुँच रही हैं, डिस्कस हो रही हैं, वो ये है आतिफ साहब कि ऐसी क्या बेचैनी है अमेरिका के अंदर जो लोगों की जहनी सेहत को इस तरह से मुतासर कर रही है कि वो इस तरह के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हो रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें मुलव्वस हो रहे हैं, इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो शख्स ज़हनी मसाइल का शिकार होगा वही दूसरों को भी मार रहा है, फिर ख़ुद को भी मार रहा है। बैक टू बैक हमने बहुत सारे वाक़यात में ऐसा होता हुआ देखा है। तो इस पर कुछ किया जा रहा है? मुख्तलिफ जो आप बता रहे हैं रियासतें हैं, वहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से, या नहीं ये सिर्फ शहरियों तक ही छोड़ दिया गया कि शहरियों का अपना काम है, अब या पेरेंट्स का अपना काम है कि अपने बच्चों का मुआयना कराएं? इसको लेके क्या होगा आतिफ? इसकी तो बहुत बड़े पैमाने पे काम किए जाने की ज़रूरत है ना, जहनी सेहत को लेकर। जी, ज़हनी सेहत एक बड़ा मसला है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। ये एक ऐसा मसला है जिसको हर सतह पर एड्रेस किया जाना चाहिए, और इसके लिए यहाँ अमेरिका में सपोर्ट नेटवर्क मौजूद है, ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो ज़हनी सेहत पर काम करती हैं, ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं जो कि उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं जिनको ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना होता है। यानी बहुत से नेटवर्क्स एडवर्टाइज़मेंट्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए या दीगर जो तरीके हो सकते हैं किसी शख्स तक पहुंचने के लिए या किसी ग्रुप तक पहुंचने के लिए, जैसे टेलीविज़न, रेडियो और दीगर जो ऐसे ज़राए हैं जिन पर इश्तहारात दिए जा सकते हैं कि अगर किसी शख्स को कोई भी परेशानी है, कोई मुश्किल है, उसके ज़हन में कोई इस तरह की सोच आ रही है और उसको इसके लिए मदद दरकार है, वो किसी से इसके बारे में बात करना चाहता है, तो 24/7 हेल्पलाइंस मौजूद होती हैं। ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो ये कहती हैं कि हम आपका नाम, आपकी आइडेंटिफिकेशन सीग़ा-ए-राज़ में रखेंगे और आपको ये मदद मुहैया करने की कोशिश करेंगे, और अगर खुद नहीं भी कर सकते तो यकीनन उनके नेटवर्क में ऐसे और बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं जो ये मदद फराहम करती हैं। लेकिन इन वाक़यात में अक्सर ऐसा होता है आसमा के जो हमला आवर होता है वो अपने आप को भी ख़त्म कर देता है। तो उसके मोटिव्स के बारे में सिर्फ गुमान ही किया जा सकता है कि उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस शख्स की कोई ना कोई मेंटल इलनेस की हिस्ट्री सामने आ जाती है, या उसके जो करीबी जानने वाले होते हैं वो भी अक्सर औकात ये बता देते हैं कि इस शख्स को ये मसाइल थे, वो इस चीज़ से खुश नहीं था या वो इस चीज़ पर नाराज़ था, जिसकी वजह से ये गुमान किया जाता है कि शायद उसको ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना था। लेकिन जहाँ तक सपोर्ट सिस्टम का ताल्लुक है तो मुल्क में मौजूद है। जो आपने सवाल किया कि उसको बेहतर करने के लिए क्या सोचा जा रहा है, तो यकीनन जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं उन पर जो थिंक टैंक्स होते हैं मुल्कों के अंदर, चाहे वो सरकारी हों, चाहे वो नीम सरकारी हों, चाहे वो निजी हों, वो इन सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं। और अमेरिका के अंदर तो आसमा मैं आपको बता दूं कि जी पॉलिसी जी। मेकिंग के का जो एरिया है उसके अंदर निजी और हुकूमती सेक्टर्स दोनों मिलकर काम करते हैं। जो लोग इन फील्ड्स में एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने पेपर्स लिखते हैं, वो अपनी रिसर्चेस उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके हाथों में या जिनके पास ये ताकत होती है कि वो पॉलिसी मेकिंग करें। ठीक है आतिफ, ठीक है। लेकिन आतिफ ये तो एक लंबा प्रोसेस है ना, सारी चीज़ें एक मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद, सारी चीज़ों को समझने के बाद ये करते हैं। लेकिन जिनका लॉस होता है, ख़ास तौर पर जिस एक फैमिली का बच्चा चला जाता है, जिसका कोई अपना प्यारा चला जाता है, वो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو انتظامیہ کے خلاف، حکومت کے خلاف لوگ باہر نکل آتے ہیں. کہ امریکہ میں بھی کچھ ایسا ہوا ہے کچھ جگہوں پر، کچھ ریاستوں میں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں کہ گن لابی کے خلاف لوگ باہر نکلے ہوں، وہاں کی حکومت کو مجبور ہونا پڑا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کر لی گئی ہو ان لوگوں سے، کوئی ایسا پرومس کر لیا گیا ہو کہ اس پر غور کیا جائے گا، سوچا جائے گا، سمجھا جائے گا، کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے گی قوانین کے اندر. کوئی ایسا احتجاج ہوا ہے اسٹرانگ؟ جی، اس سے متعلق جو دونوں پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی گیدرنگز ارینج کی ہیں. ایک تو جو اینٹائی گن لابیز کے خلاف، یعنی جو اینٹائی گن لابی ہے، یا جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آتشی اسلحے پر پابندی لگنی چاہیے ہے جی جی یا اس کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے، جس میں پیرنٹس کا ایک بہت بڑا گروپ شامل ہے. وہ پیرنٹس جن کے بچے سینڈی ہوک اسکول شوٹنگ میں ٹارگٹ کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی ملک بھر سے ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں جو اکٹھی ہوتی ہیں ایسے مواقعوں پر اور اپنے اجتماعات کے ذریعے، اپنے مظاہروں کے ذریعے حکومتوں تک، ایوان نمائندگان تک، سینٹ تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں پر اکٹھی ہوتی ہیں. ویسے ہی NRA، جس کو نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کہا جاتا ہے، امریکہ بھر کی جو رائفل ایسوسی ایشنز ہیں وہ اس کا حصہ ہوتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے. اس نے بھی جو گزشتہ اختتام ہفتہ تھا اس پر ایک بہت بڑے اجتماع کا انعقاد کیا، جس میں انہوں نے اپنی سائٹ کی، یعنی وہ اس سارے ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر بات کی اور بتایا کہ ان کے نزدیک ان مسائل کے حل کیا ہیں. تو یہ صرف ایک سائڈ نہیں ہے، یہ دونوں سائڈز ہیں جو بہت پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہیں ان سارے واقعات کے ہونے کے بعد سے، اور دونوں ہی سائڈز اپنے مطالبات، اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہی ہیں. اگین وی ول ہیو ٹو کم بیک ٹو دی ڈیسیژن میکرز، جو کہ امریکہ کا ایوان نمائندگان ہے، جس میں رکن کانگریس ہوتے ہیں جس کو ہم لوور ہاؤس کہتے ہیں، اور پھر سینٹ ہے. کیونکہ قانون سازی جتنی بھی ہونی ہے آسما، وہ یہ دونوں ایوان کریں گے. جب تک ان دونوں ایوانوں سے کوئی قانون نکل کے آگے نہیں جائے گا تب تک وہ بالکل قانون آئین کا حصہ نہیں بن سکتا یا وہ نہیں قانون بن اپروو سکتا. نہیں ہو سکتا. اسی بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ایسا ہی بل جو کہ ایوان نمائندگان سے تو پاس ہو جائے گا، اس پر کام ہو چکا ہے، اور اب اس کو جانا ہے سینٹ میں. لیکن سینٹ صحیح میں چونکہ ڈیموکریٹس کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ یہ بل اپروو کروا سکیں، اس لیے گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ بل اپروو نہیں ہوگا. نہیں ہو پائے گا. اچھا عاطف، آپ ہی جانتے ہیں پاکستان میں ہم اس وقت موجود ہیں، پاکستان ہوں، دیگر ہمارے اس پڑوس کے ممالک ہوں، وہاں آپ کے بھی علم میں ہے کوئی اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، فائرنگ کا یا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ اور جس میں بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، اور کسی ایک انڈیویجول ایکٹ کی وجہ سے گئی ہو یا کسی دہشت گردی کے واقعے کی وجہ سے گئی ہو، بہت ساری جگہوں پر سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت کر دی جاتی ہے. امریکہ کے اندر جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا سچویشن رہتی ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اسکولوں کے اندر کچھ معمولات میں کوئی فرق آیا ہو، کوئی اسکولوں کی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہو، کوئی اسپتالوں کی سیکیورٹی کو بڑھایا گیا ہو، کوئی کانسرٹس جو بڑے بڑے ہونے تھے ان کو ملتوی کر دیا گیا ہو، کینسل کر دیا گیا ہو، یا لوگوں کے لیے کوئی اناؤنسمنٹس ہو رہے ہوں، ٹی وی کے اوپر کچھ اس طرح کی چیزیں چلائی جا رہی ہوں جس سے عوام میں آگہی پھیلائی جائے، انہیں بتایا جائے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ مشکوک ہو سکتے ہیں، آپ کو محتاط رہنا ہے، کہیں بہت زیادہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہونا ہے. ایسی چیزیں ہیں، یہ لائف بالکل نارمل ہے ان واقعات کے باوجود؟ دیکھیے آسما، پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 24 مئی کو جس اسکول میں یہ واقعہ ہوا تھا، بہت ہی جی جی افسوسناک خبر یہ ہے کہ وہ اسکول اب بند کر دیا جائے گا. وہاں پر اب مزید پڑھائی یا درس و تدریس کا کام نہیں ہوگا. اس عمارت کا کیا مستقبل ہوگا، کیا اسے گرا دیا جائے گا یا کسی اور چیز میں تبدیل کر دیا جائے گا، یہ ابھی واضح نہیں ہے. اسکولنگ سسٹمز، اسکول بورڈز اور کاؤنٹیز نے یہ کیا کہ اس واقعے کے بعد اسکولوں نے والدین کو ای میلز بھیجی، ان کو بتایا کہ ان کا اسکول سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کیا اقدامات کر رہا ہے، یا ان کے اسکولوں میں، ان کے بچے جن اسکولوں میں جاتے ہیں ان اسکولوں میں آلریڈی سیکیورٹی کے کیا کیا اقدامات موجود تھے اور ان کو کیسے مزید امپروو کیا جا رہا ہے. اسی طرح پیرنٹس کے جو گروپس ہوتے ہیں یا PTAs ہوتے ہیں اور اسکول، انہوں نے مل کر ایسی ورکشاپس کا
ऐसी मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें ऐसे पेरेंट्स के सवालों के जवाब दिए गए या उन तक ये मालूमात पहुंचाई गई कि अब जब ये वाकया हो चुका है जी। और वो खुद या उनके बच्चे अगर इस बारे में परेशान हैं, इस बारे में सवाल कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में उनको अपने बच्चों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। चूंकि ये सिर्फ वालिदैन का इशू नहीं है, ये मुल्क भर में स्कूल जाने वाले बच्चों का भी इशू है जिन्होंने इस खबर के बारे में बिल्कुल है। सुना, पढ़ा या देखा, और उनके जहनों पर इससे जो या जिस सदमे का शिकार वो हुए इससे, उसको कैसे डील किया जाए। तो इस किस्म की मदद भी फराहम की जा रही है फैमिलीज को कि अगर उनके बच्चे इस बारे में सवाल करते हैं या इस बारे में खौफजदा हैं, स्कूल जाने से खौफजदा हैं, तो उसके बारे में फैमिलीज को क्या करना चाहिए।